देखिए सेकंड क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूँ। इसमें ये क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो किया जा रहा है किसी एंगल पे। ये हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनाएगा, दिस इज द एंगल व्हिच इज मेड विद द हॉरिजॉन्टल एंड दिस एंगल इज सपोज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के एंगल पे इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है। तो जब इसको थ्रो करेंगे तो ये एक इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, दिस पाथ। ये एक ऐसा पाथ फॉलो करेगा और पाथ फॉलो करते हुए दोबारा कहां पर आ जाएगा, ग्राउंड पर आकर के इस तरह से गिर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको खींचेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे पहली बात, आपको इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होता है mgh, और h कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा 0, mg लिखेंगे और h इज 0। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड से चला था, वापस ग्राउंड पर ही आ चुका है। तो इस केस में इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 0। आपको अल्टीमेटली क्या देखना होता है, आपको अल्टीमेटली ये देखना होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है। तो आपको दिस हाइट, ये हाइट आपको दिखनी होती है। अब अगर वो ऑब्जेक्ट दोबारा से ग्राउंड पे आ चुका है, चाहे वो यहाँ गिरा, चाहे वो यहाँ गिरा या किसी भी लोकेशन पे गिरा, उस केस में उसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से 0 होगी। तो ग्राउंड रेफरेंस ले रहे हैं हम लोग। इसमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करना है, ग्राउंड से मेजर करना है। तो रेफरेंस क्या है, ग्राउंड। तो अगर वो ऑब्जेक्ट वापस ग्राउंड पे आ जाता है तो इसका मतलब उसकी जो हाइट है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 है। तो इस केस में कोई वर्क डन नहीं होगा। सो W इज इक्वल टू 0। अब हम लोग वर्टिकल वाला केस ले लेते हैं। मान लो इसने ऑब्जेक्ट को, पर्सन ने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। तो हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट पहले अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा और यहाँ पर आकर के रेस्ट में आ जाएगा। फिर से ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा, मतलब कि फ्री फॉल। इसका फ्री फॉल होगा, ग्रेविटी के इफेक्ट में वापस से नीचे आएगा और दोबारा से इस सरफेस को हिट करेगा। दोबारा से इस सरफेस को हिट करेगा तो जिस लोकेशन से इसको चलाया था वापस उसी लोकेशन पे आ गया। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और उस डिस्प्लेसमेंट को हम h से लिखते हैं तो h 0 आएगा। सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। यही इसकी इनिशियल पोजीशन है, यही इसकी फाइनल पोजीशन है। सो इन दिस केस mg into 0, so again work done is 0। हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। वो फोर्थ क्वेश्चन था जिसमें ये बताया जा रहा था कि 20 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड हो रही है। तो मैंने आपको इसके लिए कैलकुलेशन करके बताई थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर से निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हाफ इंटू 20 इंटू 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व किया था तो 250 जूल आता था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू फाइनल वेलोसिटी हाफ mv स्क्वायर। इसमें लगाते हैं हाफ mu स्क्वायर, इसमें लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 20 इंटू 2 स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 40 जूल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 250, फाइनल है 40। तो अभी हमें निकालना है चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते ही हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। फाइनल एनर्जी है 40, इनिशियल थी 250, सो दिस इज माइनस 210 जूल। माइनस 210 का मतलब है कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, नेगेटिव वर्क डन होगा। तो फोर्स जो है वो नेगेटिव वर्क डन करेगा। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था लास्ट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसके बाद में ये जो 3-4 क्वेश्चन है, फिफ्थ सिक्स सेवंथ, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नोट्स के अंदर। मैंने आपको जब ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था उस समय हमने ये सारी कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बार यहाँ पे स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि हम लिख सकें। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में गिवन है, a mass of 10 kilogram at a point A on the table, it is moved to a point B if the line joining A and B is horizontal. What is the work done on the object by the gravitational force? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक टेबल है और ये जो टेबल है इस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया। ये इसका सरफेस हो गया और यहाँ पर हम लोग इसके, ये टेबल हो गया और अब इसमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया। ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितने किलोग्राम का है,
तो आंसर है ये ऑब्जेक्ट आपको बता रखा है 10 किलोग्राम का, तो मास आपको गिवन है और ये इसकी जो पोजीशन बता रखी है उसको लिखा गया है ए से। अब इसको डिस्प्लेस किया जा रहा है, इस पर फोर्स लगाया जाता है, तो मेरे को इसको डिस्प्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इसको ए पोजीशन से कहां पर डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया, बी पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। ये इसकी फाइनल पोजीशन आ गई। सो दिस इज द फाइनल पोजीशन बी and it is moving in this direction, so this is the direction of displacement. ओके तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप जो फोर्स लगा रहे हो उसका वर्क डन नहीं कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क डन करेगा। देखो यहाँ पढ़ो, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं, मिस्टेक ये कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन तो होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, आंसर लिख करके आ जाते हैं। लेकिन आपको इस स्टेटमेंट को पहले अच्छे से पढ़ना है कि वर्क डन बाय पर्सन बोल रहा है, वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स बोल रहा है, या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जा रहा है। तो आंसर है इस क्वेश्चन के अंदर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बोला गया है, दिस वन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे कितना वर्क डन कर रहा है, तो आंसर है 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या है। अब मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पर ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको mg से लिखेंगे। m कितना है 10 और g को भी 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे तो 9.8 होता है, हम इसको 10 लिख सकते हैं। अगर 10 लिखेंगे तो 100 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है या यहाँ पर है, दोनों ही केसेस में ग्रेविटी इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आपको क्लियरली दिख रहा है, चाहे वो ए पोजीशन पे है चाहे वो बी पोजीशन पे है, ग्रेविटी का फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स की ये डायरेक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। दोनों में कितना एंगल है, तो आंसर है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस 90। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ लिखेंगे F इंटू एस इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो वर्क डन कितना आएगा, 0 जूल। ओके तो जब एक टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होता है 10 किलोग्राम का या जितने भी किलोग्राम का है, जब आप उसको मूव करते हैं और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस समय पे कोई वर्क डन नहीं करेगा, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। एनर्जी में चेंज तो तब होता ना जब ये यहां से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट चला जाता, तो क्या चेंज हो जाती, तो ग्राउंड से इसकी हाइट बदल जाती। पहले तो इस हाइट पे था h1 पे, जब आप इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाओगे तो हाइट हो जाएगी h2। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में हाइट तो नहीं बदल रही ना, हाइट नहीं बदल रही तो वर्क डन नहीं होगा। ओके सो दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाई। सबसे पहले बोला जा रहा है कि एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है मान लिया डिक्रीज हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी ना। वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। इसको हमने प्रूफ भी किया था, मैंने आपको इसका प्रूफ बताया था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर है, इसको सी पोजीशन लिखा था हमने, दूसरा बी पोजीशन पर है, तीसरा ए पोजीशन पर है। तो इसको एच हाइट तक ले जाने में, मतलब कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इसको एच हाइट तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, mgh। फिर ए पोजीशन पे कितनी एनर्जी होती है, ए पोजीशन पे एनर्जी आती है mgh, फिर बी पोजीशन पे एनर्जी आती है mgh, फिर सी पोजीशन पे एनर्जी आती है mgh। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, तो आंसर है कंजर्व रहती है। तो जैसे ही आप इसको एच हाइट से रिलीज करोगे, ये यहाँ पर तो ये रेस्ट में था, इसकी वेलोसिटी 0 थी इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और बी पॉइंट पर आकर के इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, इसको वी भी लिख देते हैं। सी पॉइंट पर आकर के इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी जिसको वीसी से लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब वो इस पोजीशन पे आएगा, कौन सी पोजीशन पे, बी पोजीशन पे, यहाँ पर जब ये इस बी पोजीशन पे आएगा तो उस समय पर क्या होगा, उस समय पर इसके पास थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी होगी, थोड़ी बहुत पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, mgh ही रहेगी। टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी आपको, टोटल एनर्जी mgh ही मिलेगी आपको। तो ये हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में।
ओके अब इसको लिखना है, ऐसा प्रूफ करके नहीं बताना, इसने बोला नहीं है कि प्रूफ करके बताइए, तो हम लोग इसको प्रूफ करके तो बताने नहीं वाले, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। तो मैं इसका आंसर आपको लिख करके बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे दैट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बट the kinetic energy of the object increases in the same amount, in the same amount as the potential energy decreases। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी उतनी ही ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, so total mechanical energy remains constant at every position, constant at every position of object in its free fall। फ्री फॉल की सारी पोजीशन पर उसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये स्टेटमेंट इसमें लिख सकते हैं बस। तो कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है वो तो ओबे होगा। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओबेड, ये लॉ ओबे होगी। तो ये इसका सॉल्यूशन है। हाँ जी, 7th क्वेश्चन में लिखा गया है व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग ए बाइसाइकिल। जब एक बाइसाइकिल को राइड करते हैं तो कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो ध्यान से सुनिए क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। सबसे पहली बात, बाइसाइकिल को राइड करने के लिए, बाइसाइकिल को राइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैडलिंग करनी पड़ेगी, और पैडलिंग करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगा करके क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस तरह की ये बाइसाइकिल है और इसमें यहाँ पर इस तरह से पैडलिंग करने के लिए कोई सिस्टम लगा हुआ है। अब जो भी पर्सन इस बाइसाइकिल को राइड करेगा उसको क्या करनी पड़ेगी, उसको पैडलिंग करनी पड़ेगी। तो पैडलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन सा फोर्स, तो आंसर है मस्कुलर फोर्स। मसल्स के थ्रू फोर्स लगेगा, मसल्स जो है वो एक्सपेंड होंगे, एक्सपेंशन के दौरान वो पुल करेंगे, और पुल जो होगा वो एक तरह का फोर्स है। सो मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स लगा करके हम पैडल को क्या करेंगे, पैडल को डिस्प्लेस करेंगे। मस्कुलर फोर्स लगा करके जो पैडल है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, वो आगे की तरफ चला जाएगा। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वी आर डूइंग द मैकेनिकल वर्क, वी आर डूइंग द मैकेनिकल वर्क। तो जो भी राइडर है वो मैकेनिकल वर्क करेगा, मतलब कि मैकेनिकल वर्क का मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी। अब ये जो मैकेनिकल वर्क है इससे क्या होगा, इससे जो साइकिल है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाती है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ। सबसे पहले जो मस्कुलर फोर्स है उसके थ्रू क्या होगा, मैकेनिकल वर्क होगा, और ये मैकेनिकल वर्क से साइकिल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, साइकिल की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, प्लस इस मैकेनिकल वर्क से क्या होगा, हमारी बॉडी में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। क्योंकि मस्कुलर फोर्स किसके थ्रू लगेगा, मसल्स के थ्रू लगेगा, और मसल्स एक्चुअल में क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, और सेल्स में क्या होंगी, कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी। सेल्स में क्या होंगी, कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी। उस केमिकल रिएक्शन में वो सेल्स क्या हो जाएंगी, एक्सपैंड हो जाएंगी। उस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, ये सेल्स क्या हो जाएंगी, एक्सपैंड हो जाएंगी। तो बेसिकली ये जो मस्कुलर फोर्स है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हम लोग मसल्स का यूज करेंगे, अपनी मसल्स का, और मसल्स ही मूवमेंट कर सकती हैं, जो बोन्स को भी मूवमेंट करवाती हैं,
और ये जो मसल्स हैं ये बेसिकली सेल्स हैं। सेल्स के अंदर क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन से क्या होगा, ये सेल एक्सपेंड हो जाएंगी, और एक्सपेंड होने पर ये सेल पुल करेंगी, मतलब आगे की तरफ धकेलेंगी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको पुल करना, मतलब कि एक तरह का फोर्स अप्लाई करना। और इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमारी जो सेल्स हैं वो हीट अप हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। तो बेसिकली हमारा जो मस्कुलर फोर्स है वो मैकेनिकल वर्क जो करेगा, वो मैकेनिकल वर्क दो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। थोड़ी बहुत एनर्जी से हमारी बॉडी गर्म हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, वो मैकेनिकल वर्क में। मस्कुलर फोर्स की जो एनर्जी है वो थोड़ी बहुत हीट में कन्वर्ट होगी, और बाकी जो एनर्जी है उससे साइकिल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। As the transfer of energy takes place when you push a huge rock with all your might and fail to move it, where is the energy you spent going? ओके तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे पास एक ह्यूज रॉक है, एक बड़ा सारा पहाड़ है, और ये जो रॉक है ये एक सरफेस पे पड़ी थी इस तरह से, और इस रॉक को क्या करना है, इस रॉक को पुल करना है। पुल करने के लिए कोई पर्सन क्या कर रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है, मस्कुलर फोर्स। और अभी मैंने आपको बताया था मस्कुलर फोर्स में क्या होगा, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। ये रॉक तो मूव नहीं करेगी, दिस इज रॉक एंड द पर्सन इज applying the muscular force, this person is applying the muscular force, इस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। सो हियर फोर्स इज अप्लाइड बट नो डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। सो हियर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस केस में वर्क डन तो नहीं होगा, ये तो श्योर है। तो फिर वो एनर्जी कहाँ गई। लेकिन ये जो पर्सन है जो इसको पुल कर रहा है, जो इसको धकेल रहा है, कोशिश कर रहा है धकेलने की, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा। तो ये जो पर्सन इसको पुल कर रहा है ये देख रहा है कि इसकी एनर्जी तो कम होती जा रही है, ये तो टायर्ड होता जा रहा है, थकता जा रहा है इसको पुल करने में। तो इसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तभी तो ये टायर्ड हो रहा है, थक रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बताएंगे कि ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है उससे मूवमेंट तो नहीं हो रहा, लेकिन इसके जो मसल्स हैं, इसके जो मसल्स हैं वो क्या हो रहे हैं। मसल्स मतलब कि इसकी जो मस्कुलर सेल्स हैं, ये मसल सेल्स हैं, ये सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। उस केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, सेल्स के अंदर लिक्विड ज्यादा भर जाता है। आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन प्रोसेस होती है कि सेल्स के अंदर जब वाटर ज्यादा फिल हो जाएगा तो वो सेल्स क्या हो जाएंगी, वो सेल एक्सपेंड हो जाएंगी, और एक्सपेंशन में ये कौन सा फोर्स लगाएंगे, पुल फोर्स लगाएंगे। और जो भी केमिकल रिएक्शन इस सेल के अंदर होती है उस केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो अल्टीमेटली ये पर्सन की बॉडी गर्म हो जाएगी, और ये हीट एनर्जी को कहाँ रेडिएट करेगा, सराउंडिंग में। जैसे कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर 37-38 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, गर्म हो चुकी है इसकी बॉडी, और आसपास का जो सराउंडिंग है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे है, 20 डिग्री सेल्सियस पे है। तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये अपनी हीट एनर्जी को सराउंडिंग में रेडिएट करेगा। तो बेसिकली इसके टायर्ड होने का रीजन क्या है, इसके टायर्ड होने का रीजन ये है कि इसकी सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन केमिकल रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट की वजह से ये टायर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी कहाँ जा रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर इसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी समझा जा सकता है। जब ये रॉक को पुल कर रहा है, तो रॉक जैसे कि ये सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर ये पार्टिकल्स होते हैं जो अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, ये सॉलिड की स्ट्रक्चर होती है। अब कोई पर्सन जब इस पे फोर्स लगाता है तो फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट तो होता है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, अंदर के जो पार्टिकल है वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं। तो जब इस पे फोर्स लगाया तो ये कंडीशन आ जाती है। देखिए जब इस पर इधर से फोर्स लगाते हैं तो यहाँ से एक कंडीशन इस तरह से बन जाती है कि ये जो पार्टिकल है ये ऐसा क्लोजली स्पेस्ड हो जाते हैं इस तरह से। बाकी पार्टिकल तो वैसे ही है, लेकिन जहां से पुश कर रहे हैं वहां से ये क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे, वहां से ये एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, और इस समय पे ये रिपल्शन फोर्स लगाते हैं। जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब क्या हो रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, आप बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा, मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आंसर है पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, काफी छोटे साइज के हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, वर्क डन तो हो रहा है। ये वर्क डन इसमें स्टोर होता है कौन सी एनर्जी की फॉर्म में, तो आंसर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अगर इसकी शेप चेंज हो रही है तो पार्टिकल क्लोजली स्पेस्ड हो रहे हैं, मतलब कि पार्टिकल्स को डिस्प्लेस किया जा रहा है, और ये वर्क डन इसमें स्टोर हो जाता है एज एन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे, अब जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, जैसे ही आपने फोर्स को हटाया, ये पार्टिकल फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गए, ये पार्टिकल फिर से इसने अपनी शेप को रीगेन कर लिया। तो क्या हुआ, ये पार्टिकल्स के पास एनर्जी कहां से आई वापस आने की, जो आपने वर्क डन किया था उससे ये डिस्प्लेस हो गए थे, ये एनर्जी इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई थी। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स हटाया, जैसे कि आप रबर को प्रेस करते हैं तो रबर की शेप चेंज हो जाती है, आप जैसे ही उससे फोर्स हटाते हैं वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। तो पार्टिकल्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो दोबारा से पार्टिकल्स को मूव करती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। अब आप बोलोगे कि सर रॉक को पुश करेंगे तो उसके पार्टिकल का क्या होगा, तो आंसर है उसके पार्टिकल में भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ज्यादा नहीं होगा, माइनर सा डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जरूर होगा। तो मस्कुलर फोर्स जब वो लगाएगा तो थोड़ी बहुत एनर्जी तो हीट में कन्वर्ट होगी, बाकी एनर्जी से उस रॉक की शेप चेंज होगी, और वो इतनी कम चेंज होगी कि हमें पता ही नहीं लगेगा कि शेप चेंज हुई भी है नहीं हुई। तो पार्टिकल डिस्प्लेस तो होते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक का मतलब है कि हमें जो दिखाई देता है आसपास का वर्ड, उसको मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। और माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिन पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते, जैसे हमारे आसपास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो काफी छोटे साइज के हैं। H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इतने छोटे साइज के हैं कि हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतने हाई पावर माइक्रोस्कोप है, लेकिन इतने छोटे पार्टिकल को देखना इजीली पॉसिबल नहीं हो पाता है, इजीली पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, ये क्लियर है सबको। लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना, क्योंकि आपको रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में, ऑब्जेक्ट की शेप को रीगेन करने के बारे में नहीं बताया गया है इस चैप्टर में, है ना। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। रॉक पुल नहीं होगी, रॉक को पुल कर रहे हैं, वो आगे की तरफ नहीं जाएगी, तो ये पर्सन जो भी वर्क डन करेगा वो वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, 9th क्वेश्चन। A certain household has consumed 250 यूनिट ऑफ एनर्जी। ये कह रहा है कि एक जो कॉमन घर के अंदर जो बिजली कंजप्शन होता है, एवरेज कंजप्शन जो होता है वो 250 यूनिट का होता है। 250 यूनिट का मतलब क्या है, 250 यूनिट का मतलब है 250 किलोवाट आवर, KWH। यूनिट को ही तो KWH बोलते हैं। तो इतनी एनर्जी एक घर के अंदर यूज हो रही है इन 1 मंथ, एक मंथ के अंदर। तो हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल, जूल में कैलकुलेट करनी है। तो आपने ये पढ़ा था कि 1 kWh या 1 यूनिट जो एनर्जी होती है उसमें कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 36 लाख जूल। 36 लाख जूल को हम लोग इस तरह से लिखना पसंद करते हैं। सो दिस इज द एनर्जी विच इज इन द जूल। तो 1 किलोवाट में इतने जूल हैं, तो 250 वॉट में कितने जूल होंगे, 250 किलोवाट में या 250 यूनिट में कितने जूल होंगे। सो वी आर कन्वर्टिंग द एनर्जी इनटू जूल। तो यहाँ लिखेंगे एनर्जी इज इक्वल टू 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁶। बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन है। 1 किलोवाट आवर में इतने जूल हैं, तो 250 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 इंटू 3.6, 250 इंटू 3.6, दिस विल बी 900। ये हो जाएगा 900 इंटू 10⁶। दिस कम्स इन द जूल। तो 250 यूनिट का मतलब क्या होता है, 900 इंटू 10⁶ जूल। अच्छा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 2 जीरोस को भी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर में लिख देते हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 इंटू 10⁻² इंटू 10⁶। ये 2 जीरोस को 100 लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10⁻² एंड 10⁶। दिस इज 9 इंटू 10⁸ जूल। तो आप इसको ये लिखें 900 इंटू 10⁶ या 9 इंटू 10⁸, एक ही बात है।